जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से अपनी कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है और अब अपनी जो है हमने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो कि 20 डेज सीरीज़ के नाम से, ठीक है ना। इस 20 डेज सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, 2018 से 24 तक के जितने पेपर सेट बने हैं सबका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज आपका डे नंबर 8 है। अभी तक हम लोगों ने 7 दिन में 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर के पिछली वीडियो सारी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बन चुकी है, आप लोग वहाँ पे जाके एक एक क्लास बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, और पहले कोशिश करना है आप खुद आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है जीवाणु का पौधे संबंध कहलाता है। कैसा संबंध होता है, तो हम आपको बताएं, जो दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है ना, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ना राइजोबियम के जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो राइजोबियम के जीवाणु होते हैं ये काम क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजनीकरण का काम करते हैं। मतलब क्योंकि पेड़ पौधे डायरेक्ट N2 को नहीं ग्रहण करते, ये नाइट्रोजन के यौगिकों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम के, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उनके यौगिक में, जिससे कि पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। और जो पौधे के यहाँ पे कुछ अगर कीड़े मकोड़े होते हैं वो राइजोबियम खा करके जीते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये इसके फायदे के लिए एक दूसरे को फायदा करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीव जो एक दूसरे के फायदे करते हैं उन्हें बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर सहजीवी संबंध बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहजीवी संबंध हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पौधों को भी फायदा होता है, नाइट्रोजन मिलता है उन्हें, और ये कीड़ों को भी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है ना। ये रहा, मैं आपको थोड़ा और ऊपर लगा देता हूं तो ताकि आपको पूरा दिखे, हिंदी में केवल देखो, ठीक है। ये रहा। कह रहे हैं प्राणी जहां रहते हैं वहां जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। स्तंभ 1 में प्राणियों की सूची दी गई है, स्तंभ 2 में प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पे प्राणियों के नाम दिए गए हैं, ये रहा उनकी सूची अनुकूलन की, कौन कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिख जाए। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए कह रहा है ध्रुवी भालू। जो ध्रुवी भालू होते हैं ना, ध्रुवों पे क्या होता है, बर्फ की वजह से इनके जो पंजे होते हैं पैर के, ये काफ़ी नोकीले होते हैं ताकि वो पहाड़ों पे तेजी से चल सके, मतलब बर्फों पे दौड़ सके, ठीक है ना। तो ये आपका ए जो है आकर के किससे मिल जाएगा, देखिए लंबे गोलाकार और नुकीले पंजे, ये रहा नुकीला पंजा। तो ए का मिलान आपका किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। तो ए 1 के साथ है, ये ऑप्शन कट गया, 1 4 है, ए 1 3 है, ये कट गया। तो आप 1 से भी आंसर कर सकते हैं। बाकी और मिला लेते हैं। देखिए जैसे शेर हो गया, शेर होता है क्या करता है, ये संवेदनशील श्रवण करता है। मतलब शेर वगैरह ना, इनकी मूंछों में कंपन होने लगता है अगर उन्हें कुछ खतरा दिखते हैं, ठीक है ना। तो शेर जो है इससे आपका हो जाएगा रूपांतरित दांत नहीं है, रूपांतरित दांत तो हाथी के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये बैक कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए शेर जो हो जाएगा कहाँ गया, संवेदनशील श्रवण, ये 1 पे हो जाएगा। तो सी देखिए 1 पे है यहाँ पे, ये रहा। बी ऑप्शन में देखिए सी 1 पे है, ठीक है, गुड। हाथी को देखिए, हाथी के 2 निकले हुए दांत होते हैं, रूपांतरित दांत उन्हें बोलते हैं, ये हो गया आपका 2 के साथ। तो डी जो है 2 के साथ है, हाँ। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देखने में काफ़ी बड़े होंगे लेकिन आपको घबराना नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन सीटेट ने पूछ चुका है, ठीक है ना। एक लिंगी पौधे और द्विलिंगी दोनों को पूछ रखा है, ठीक है। तो ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखवाया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। देखिए द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, अगर एक लिंगी कोई पुष्प है तो उसमें नर जनन या मादा जनन कोई एक पाया जाता है। द्विलिंगी में क्या होता है, दोनों एक ही पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना। तो द्विलिंगी का उदाहरण जो होता है आपका सरसों है, गुलाब और पिट्यूनिया, ये 2 लिंगी के उदाहरण होते हैं। लेकिन अगर हम
एक लिंगी के फ्लावर की बात करें तो वो आपका होता है पपीता, ठीक है ना। पपीता हो गया, खीरा हो गया, ये सारे एक लिंगी पौधे के पुष्पों के उदाहरण होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है। ये नहीं कह रहा है, ठीक है ना, छितराया नहीं जाता मतलब डिस्पर्स्ड करना। आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर में कि जो पौधे के बीज होते हैं जल द्वारा, जंतुओं द्वारा और एयर द्वारा क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, तभी जाकर के पूरे आबादी में वो फैलते हैं और उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो है कि उसके द्वारा नहीं किया जाता है, क्या कहते हैं, एयर द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये आपका जो सूर्यमुखी का होता है, सूर्यमुखी जो है ये एयर से डिस्पर्स नहीं होता है। वैसे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, कहीं कहीं तक दिया हुआ है कि एयर से है भी, ठीक है ना। तो इसका मैं, और इसमें ये है जैंथियम का भी, ये जो है ये भी इसमें करेक्ट आंसर है। तो एक बार मैं कहूँगा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार ये पेपर में आया था, मुझे तो दोनों आंसर लगते हैं, पर फिर भी आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि इसमें एकदम से कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को एक तरह से नेग्लेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है। तो अब पर आप लोग ये जान लीजिए कि जो सूर्यमुखी होता है, ये सनफ्लावर होता है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। इसका एक और नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बता देता हूँ इसको, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। मुझे एकदम से क्लिक कर गया, पिछली बार जब मैं पेपर डिस्कस कराया था तो भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा सही आंसर होगा। वैसे एक बुक थी मेरे पास, उसमें ये वाला बता रखा था, एक जगह कहीं और देखा था तो वो जैंथम को दे रखा था, ठीक है ना। तो आपको एक बार इसको चेक कर लेना है, ठीक है। चलो अगर नहीं होता तो इग्नोर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा से इसका रिसर्च करके अच्छे से तब करवा दूंगा। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इंसान का गला होता है ना, तो इसके पास में ना दो नली होती हैं, इस तरीके से दो नलियां होती हैं, और एक यहाँ पे क्या होता है, कपाट जैसा होता है। एक होती है श्वास नली, एक होता है भोजन नली, फूड नली, ठीक है ना। तो दो नलियां होती है, दोनों पास पास होती हैं, श्वास नली और भोजन नली पास पास होती है। यहाँ पे एक दरवाजा लगा होता है, ये काम कंट्रोल होता है माइंड से। तो आप जब सांस लेते हो तो एक ये खुल जाता है, जब आप कुछ खाते हो तो दूसरी साइड का खुल जाता है, ठीक है ना। तो ये दरवाजा इधर से इधर खुलता रहता है। ये कंट्रोल कैसे होता है, माइंड से होता है। कई बार गलती से हम कहीं और ध्यान हमारा रहता है और हम खाना खा रहे होते हैं, और उस टाइम हम सोच रहे होते हैं कुछ और बात, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो गलती से ये कपाट खुला रह जाता है और श्वास नली में भोजन चला जाता है, तो जिसकी वजह से हमें हिचकियां आने लगती हैं। तो हम जब पानी पीते हैं एकदम से, तो एकदम से ये खोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ गए, ये क्वेश्चन उसी से रिलेट करके है। तो देखते हैं पहला अभिकथन आपसे कह रहा है कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकट होती है। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना दोनों पास पास होती है, श्वास नली और खाद्य नली यानी कि फूड नली, ठीक है। अभिकथन दो देखिए क्या कह रहा है कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है। ये मैंने बताया ना, एक दरवाजे जैसा होता है। तो ये भी सही बात कह रहा है ये, ठीक है ना। तो राइट हो गया। आपसे सी क्या कह रहा है वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता होता है। नहीं, मैंने बताया ना दो रास्ते होते हैं, दोनों के बीच एक दरवाजा होता है, ठीक है ना, जिसको वाल्व बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। चौथा आपसे क्या कह रहा है, चौथा एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। फोर्थ आपसे कह रहा है कि कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ जाती है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए तीन सही है, ए S1 S2 S3 सॉरी S2 तक सही है और S4 सही है, S3 गलत है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, यही पूछा था कौन कौन सही कौन कौन गलत है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका सी ऑप्शन में देखिए जरा, S1 S2 S4 ये जो है ट्रू है एंड S3 केवल फॉल्स है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड कैसे कैसे फ्लो होता है उसका पूछ रखा है। तो ब्लड जो है देखिए सबसे पहले लंग्स में रहता है। लंग्स से कहाँ जाता है, ये लंग्स से आपका ये चला जाता है पल्मोनरी में। पल्मोनरी वेन्स मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी में दे रखा है फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में चला जाता है। हृदय के बाद बाहर छोटी छोटी धमनियाँ इस तरह के संरचना में रहती हैं।
तो मैंने रक्त परिसंचरण का पूरा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सिखाया, वहाँ पे जाके देखिएगा, पूरा फिगर से समझाया है। इस तरह से रहती हैं ये जो धमनियाँ जो हृदय है, ठीक है ना, हृदय से धमनियाँ आती है, धमनियाँ से सिरा शरीर में जाती हैं, शरीर से कहाँ जाती है, सिराएँ होती हैं। ये जो ऐसी संरचना दिखती है सिरा होती है, फिर सिरा से चली जाती है हृदय में, हृदय से फुफ्फुस धमनी में। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ही है। इसको 1-2 बार बना लेना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो बाकी ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, मैंने सारा एनालिसिस किया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर के निम्नलिखित में कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा होता है। तो देखिए डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो जुड़ी होती है हमारे किससे, उत्सर्जन से, ठीक है ना, इमिशन से। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना, जैसे किडनी के माध्यम से क्या यूरिन प्योरीफाई होकर के निकाला जाता है, उसी तरीके से ये डायलिसिस प्रोसेस होता है। इसका जुड़ाव हमारा किससे होता है, उत्सर्जन से होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो बढ़ चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, देखिए मानवों में ध्वनि कंपन में कंपन ए खाली जगह एक तरह से पैदा करता है, ठीक है। अब कह रहा है ए कंपन को बी को भेजता है जहां से संकेत सी पर प्राप्त किया जाता है। तो हम आपको बताएं, कान का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, ये इस बार नहीं पिछली वीडियो में बता रखा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा ईयर ड्रम लगा होता है। जब कोई बोलता है तो ईयर ड्रम कंपन पैदा करता है। कौन करता है, ईयर ड्रम करता है। तो ईयर ड्रम जब कंपन पैदा करता है तो इनर एयर इसको बोलते हैं। यहाँ पे होता है इनर ईयर, अंतःकरण होता है, इसके माध्यम से वो कंपन आगे जाता है और वो फिर अंदर जाकर के यहाँ पे एक सेंसेशन के लिए एक नस होती है जो जाकर के हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो ये जाकर के ब्रेन को क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई आवाज़ आ रही है। इस तरीके से हमारा कान सुनता है, ठीक है ना। और इधर ये बाहर कर्णपल्लव होते हैं, ठीक है। तो ईयर ड्रम जो होता है ये, तो ए आपका जो है ईयर ड्रम, और ए जो है कंपन को आगे भेजता है, बी को, बी क्या हो गया, अंतःकरण हो गया, ईयर जो इनर ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। वहां से सी संकेत करता है जो मस्तिष्क को करता है। तो सी पे मस्तिष्क होगा, सी पे वाक तंतु नहीं होगा, मस्तिष्क है, कंड आउट नहीं है, ठीक है ना, कंठ नहीं है। अरे सॉरी, कहाँ आ गया, सॉरी 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 सॉरी, कुछ ये एकदम से लग रहा है टच हो गया, ठीक है ना, सॉरी, मैं इसको वापस ले आता हूँ। हाँ, यहाँ आ गए हम लोग, ठीक है ना, उत्सर्जन वाला हो गया था। अच्छा, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वाक तंतु दे रखा है, ये भी कट गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ईयर ड्रम हो गया, इनर ईयर हो गया, ब्रेन हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है बी वाला, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन लिया है। ये देखिए आपके उससे बीमारियों वाले से है, टॉपिक से। स्तंभ में पोषक तत्व है और इसके अभाव में होने वाली बीमारी। देखिए आयरन की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। तो रक्त अल्पता या एनीमिया रोग बोलते हैं, ये 4 से मिल जाएगा। विटामिन बी या विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, ये 1 से मिल जाएगा। विटामिन सी जिसका कि वैज्ञानिक नाम वो होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो इससे स्कर्वी रोग होता है, ये 2 से मिल जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है, ये इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर लेंगे। तो ए जो है 4 से मिल रहा है, कहाँ दे रखा है, ए 4 से, तो देखिए ए 4 से यहाँ दे रखा है, और डी जो है आपका 3 से मिल रहा है, डी 3 कहाँ है, ये रहा। तो यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप ही बाकी आपको ऊपर मैच करा ही दिया था मैंने, तो आंसर आप मार्क कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। रेशम के उत्पादन से कौन सा इसमें से जुड़ा है। कह रहा है रेशम कीट पालन और वनोवर्धन, नहीं। कह रहा है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, बिल्कुल सही है। तो रेशम कहाँ से निकलता है, शहतूत के पौधे से निकलता है, ठीक है ना। तो इस पर कीड़े होते हैं शहतूत के। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका जो जुड़ाव है ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है देखते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्या कह रहा है, संजना ने मृदा के अंतःस्रावण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिलीलीटर जल के अंतःस्रावण को 20 मिनट समय लगे। तो अंतःस्रावण की दर क्या होगी। तो देखिए अंतःस्रावण की दर निकालने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर और डिवाइड कर देते हैं कितना समय लगा। तो 20 मिनट लगा। 0 से 0, 2 से इसको काटोगे तो 20 ml पर मिनट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 ml पर मिनट। यह आसान सा न्यूमेरिकल था, आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी देखिए ऑडियंस अपने पास कम है, चैनल नए हैं, पर मैं नया नहीं हूँ, मैं बहुत दिनों से इस फील्ड में हूँ, लेकिन चैनल नए हैं तो आप लोग थोड़ी कम संख्या में, तो आप लोग कमेंट करते रहोगे ना तो मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा। जितने भी आप पढ़ते हो, डजेंट मैटर, लाख 2 लाख नहीं हो कोई बात नहीं, जितने भी आप लोग पढ़ते हो थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो परिवर्तन के बाद कुछ नया बना देता है, कुछ न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, उसे बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए कह रहा है हमारे शरीर में भोजन पाचन, तो भोजन पच के अलग हो जाता है, नया चीज बन जाता है, ये है तो ये आंसर नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन में भी किण्वन के पश्चात क्या बन जाता है, शराब वगैरह बन जाती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में भी नई चीज बन जाती है, ये भी नहीं है। क्रिस्टलीकरण में कुछ नया नहीं बनता, केवल फॉर्मेशन चेंज होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो ओनली डी, वो ओनली डी कहाँ दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अभिकथन आपसे कह रहा है कि सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है, जो कि 100% गलत है। सोडियम को हम लोग, सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, जिसको हम लोग भंडारित करते हैं किसमें, केरोसिन में, ठीक है ना। और ये वायु में और जल में बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो अभिकथन तो गलत हो गया। कारण क्या दे रखा है, कह रहा है सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो बिल्कुल सही बात कह रखा है। तो अभिकथन तो गलत है लेकिन कारण सही बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ए असत्य है, आर सत्य है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, जो लोग चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हमारा 120 प्लस नंबर आ जाए सीटेट में, तो प्लीज़ देखिए कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं, हमारा नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है, हम आपको नोट्स भी देंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है, 25 लेक्चर है साइंस के, 20-25 मैथ के हैं, उनको एक बार देख लेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन उसके बाद प्रैक्टिस वाले धड़ाधड़ आप उड़ाओगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में क्या गलत है, ठीक है ना। उदासीनीकरण आपको पता होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जल तथा लवण बनाते हैं, ठीक है ना। जल तथा लवण का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोला जाता है उदासीनीकरण, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं है। कह रहा है गलत पूछा है ना, हाँ। आगे क्या कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं है। सी क्या कह रहा है, निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होता है, ये भी सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये सही नहीं होगा, इसको गलत काटिए। क्या कह रहा है, यहाँ फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होता है, उदासीन में होता है ये, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, तो ये आपके आंसर में आएगा क्योंकि गलत पूछा है। कह रहे हैं अभिक्रिया में उष्मा सर्वदा अवशोषित नहीं होती, उष्मा क्षेपी होती है, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके आंसर में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, सी और डी। तो सी और डी कहाँ दे रखा है, एकदम लास्ट ऑप्शन पे दे रखा है, डी वाले पे, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको केवल और केवल हिंदी में लगाना चाहूंगा क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं। यहाँ पे देखो, कह रहा है जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस निकलती है ए, ठीक है ना। जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो SO2 निकलेगी, पहली बात तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। तो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड इसने बोल दिया, ये नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ सल्फर ऑक्साइड ये भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बी या फिर डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है कि ए को जल में घोलने पर बी बनता है, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, ना कि सल्फ्यूरिक, इक नहीं लगता, सल्फ्यूरस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस बना रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक बना रहा है, इसको काट दो, तो ये आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और सल्फ्यूरस अम्ल क्या है, अम्ल, मैंने एक ट्रिक बताया था, अनील, तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल बना देता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डी कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है, तो दोनों सही है। तो आई होप इसका जो करेक्ट आंसर है आपको क्लियर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना।
मैं आप लोगों के एक दो दिन के अंदर में जो है माइंड मैप की क्लास लेके आना हूँ, देखता हूँ 9 या 10 तारीख में। उसमें पूरी मैथ, पूरे साइंस को एक ही क्लास की थ्योरी जो है उसकी एक ही क्लास में समराइज कर दूंगा, एकदम दिमाग में छाप दूंगा, इस बात का वादा है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला देखिए क्या कह रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो मैंने इसको तो कई बार मैंने क्वेश्चन आपके साथ ले लिया है, इसको ध्यान से देखिए। बढ़ते क्रम में कह रहा है तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल घर्षण होता है वो आपका होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है ना। तो यहाँ लास्ट में देखिए स्थैतिक है, इसमें स्थैतिक है, तो दो ऑप्शन तो ये काट दो, ए और सी। तो स्थैतिक हो गया। स्थैतिक से कम आता है जो सर्पी घर्षण आता है, लोटनिक सबसे लास्ट में आता है, तो ये भी कट गया। सर्पी वाला ये है, फिर लोटनिक सबसे लास्ट में आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको कॉन्सेप्ट में भी। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगर जो लोग यहां तक वीडियो में पहुंचे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके एक दोस्त को तो जरूर शेयर कर देना, 10-20 को मत करना, कोई नहीं, सबसे बनती भी नहीं होगी, हम लोग की किसी की नहीं बनती है कि सबको क्यों बताएं हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक आधी दोस्त को तो जानते हैं, तो उसको कर देना, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। आप लोगों के लिए पूरा मैथ साइंस का कंटेंट ले आने की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे के पूरे 60 में 60 नंबर के एक एक पॉइंट में पढ़ा दूंगा। पेपर दे के आना, आप लोग खुद अज्यूम करोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। चलो, अभी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में देखना ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा कि एक एक क्वेश्चन रटवा दूंगा जो लास्ट तक हमारे साथ बना रहेगा। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है और उनके बीच मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका जो आंसर होता है, अगर दो समानांतर इस तरह से दर्पण है, प्लेन मिरर है इस तरीके से, तो इनके बीच में भी अगर कोई खड़ा हो जाता है व्यक्ति, तो इसके इनफाइनाइट इमेज बनती हो, ठीक है ना। चाहे कोई समान हो, कुछ भी हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई मन से करते रहिए, ये आपका आखिरी सीटेट होना चाहिए। अगली बार आप सीटेट के लिए मुझसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, ना कि सीटेट के लिए। ये बात अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।